16 दिसंबर 2012 की रात कुछ ऐसा हुआ जिससे कि पूरा देश हिल गया। उस रात जो हुआ उसे सुनने के बाद कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा कर सकता है। जिस किसी ने भी इस हादसे के बारे में सुना उसने बस यही मांग की कि जालिमों को फांसी से भी बड़ी सजा होनी चाहिए। देश भर लोगों ने प्रोटेस्ट किया और ये केस पार्लियामेंट तक पहुंच गया और एक नए कानून को लाया गया, यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, जहां विक्टिम को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। आखिर क्या हुआ था उस रात, क्यों पूरा देश दहल उठा था और वो कौन सी घटना थी जिसकी वजह से नए कानून को पास करना पड़ा। डिटेल में बात करते इस केस के बारे में, वीडियो को जो वो पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। हम लोग भारतवर्ष भर में हो रहे महिलाओं पर उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और ये तब तक हम चलाएंगे जब तक हमारी सरकार कोई शीतकालीन सत्र बुला करके कोई सही डिसीजन नहीं ले ले। 16 दिसंबर 2012 इस तारीख ने देश की राजधानी कहे जाने वाले दिल्ली के इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जहां रात 9:30 पे दो स्टूडेंट्स बस का इंतजार कर रहे थे। वो नजदीकी मॉल से मूवी देखकर अपने घर जा रहे थे। अब यहाँ पे देर रात होने की वजह से उन्हें यहाँ पे बस नहीं मिल रही थी। तभी उन्होंने देखा कि उनकी ओर सफेद कलर की एक बस आ रही है। अब ये बस अचानक से इन दोनों के पास आकर रुक जाती है। अब सबसे पहले मैं आपको इन दो स्टूडेंट्स के बारे में बता देता हूँ। ये दोनों जो वो फिजियोथेरेपिस्ट के स्टूडेंट्स थे, जिसमें से लड़की का नाम था निर्भया। एक्चुअली ये नाम जो वो मीडिया ने दिया है और इसी नाम को मैं भी कंटिन्यू करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे विक्टिम का किसी भी तरह की आइडेंटिटी जो है वो रिवील हो। हमें उनकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखना चाहिए। और वही दूसरा जो लड़का था उसका नाम था गौरव। अब ये सफेद कलर की बस जब उनके सामने आकर रुक जाती है तो यहाँ पे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो दोनों इस बस के अंदर चढ़ जाते हैं क्योंकि इन्हें जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना था। अब इस बस के अंदर इंक्लूडिंग ड्राइवर 6 लोग मौजूद थे। तब यहाँ पे निर्भया और गौरव जो वो पीछे वाली सीट पे जाकर बैठ जाते। अब यहाँ पे ये दोनों जो मूवी वो देख कर आए उसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे दोनों उनके साथ होने वाले अंजाम से पूरी तरह से बेखबर थे। अब यहाँ पे ये बस जो वो दिल्ली की सड़कों के ऊपर भागने लगी। अब यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम उन 6 लोगों के बारे में जानते जो उस वक्त उस बस के अंदर मौजूद थे, जिसमें से सबसे पहला था जिसका नाम था राम सिंह। ये इस बस का ड्राइवर था। इसका घर दक्षिण दिल्ली के रविदास झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में था। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त राम सिंह ही बस को चला रहा था। राम सिंह एक नशेड़ी और झगड़ालू किस्म का आदमी था, जिसे लोगों के साथ झगड़ा निकलना, दारू पीना, ये सारी चीजें उसे पसंद थी और उसके इसी बर्ताव की वजह से उसके आसपास के लोग भी उससे परेशान थे। अब यहाँ पे दूसरा शख्स उस बस के अंदर मौजूद था जिसका नाम था मुकेश सिंह, जिसकी उम्र 26 साल थी। मुकेश सिंह और राम सिंह जो वो सगे भाई थे। मुकेश जो वो इन दोनों में सबसे छोटा था। वो अपने बड़े भाई के साथ ही रहता था और यहाँ पे कभी कभी वो क्लीनर का काम भी करता था। अब तीसरा शख्स उस बस के अंदर मौजूद था जिसका नाम था विनय शर्मा। ये एक 20 साल का लड़का था जो कि जिम में बतौर असिस्टेंट काम करता था और ये भी राम सिंह की तरह रविदास झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में रहता था। अब चौथा शख्स था अक्षय ठाकुर, जिसकी उम्र 28 वर्ष थी और वो बिहार से था, लेकिन दिल्ली वो उसी साल ही आया था। अब पांचवा शख्स था पवन गुप्ता, जिसकी उम्र 19 साल थी और वो बाजारों में फल बेचने का काम करता था। अब इन पांचों के अलावा एक और शख्स उस बस के अंदर मौजूद था, लेकिन वो माइनर होने की वजह से, नाबालिग होने की वजह से उसका नाम जो वो कहीं पे भी रिवील नहीं कर सकते। अब निर्भया और उसका दोस्त बस में अपनी जगह जाकर बैठने के बाद उन्होंने जो मूवी देखी उसी मूवी के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन बस के अंदर 6 लोग जो मौजूद थे उनकी यहाँ पे नीयत कुछ और ही थी, जहाँ पे इन सब की नजर जो वो निर्भया के ऊपर थी। तभी इन 6 लोगों ने जो वो मिलकर इन दोनों के ऊपर हमला किया, जहाँ पे इनके पास एक बड़ी लोहे की रॉड थी जिससे मारकर उन्होंने गौरव को जख्मी किया। गौरव को इतनी बुरी तरह से मारा था कि गौरव जो वो अपनी जगह से उठ नहीं पा रहा था। अब गौरव को जख्मी करने के बाद इन 6 लोगों की नजर निर्भया के ऊपर जाती है और यहाँ पे वो निर्भया के साथ एक एक करके गलत काम करने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पे निर्भया के साथ सिर्फ गलत काम ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक छोटा बच्चा जिस तरीके से खिलौने को तोड़ मरोड़ देता है, ठीक उसी तरह से ये दरिंदों ने निर्भया के साथ भी कुछ ऐसा किया।
वो यहाँ पे ये भूल चुके थे कि जिसके साथ हम ये कर रहे हैं वो भी एक इंसान है, उसे भी दर्द होता होगा। ये लोग इतने बेरहम थे कि उन्होंने निर्भया के साथ जो कुछ किया वो मैं आपको यहाँ पे वीडियो में बता भी नहीं सकता। यानी कि दुष्कर्म की जो भी हदें थी वो इन सब लोगों ने पार कर दी थी। अब गलत काम करने के बाद ये लोग चाहते तो इन दोनों को जो वो बस से उतार सकते थे, तब शायद इस लड़की की जान नहीं जाती। लेकिन इन्होंने ये दुष्कर्म करने के बाद भी कुछ ऐसा किया जिस वजह से पूरा देश दहल उठा। अब यहाँ पे वो बातें मैं वीडियो में नहीं बता सकता। अगर आपको वो बातें जाननी है तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वो बातें क्लियरली लिख दूंगा। और वीडियो में मैं अपनी ज़बान से वो बात मुझे करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जब मैं इस केस के ऊपर काम कर रहा था तब मैं सोच रहा था कि भाई कोई इतना कैसे क्रूर हो सकता है, कोई किसी दूसरे इंसान को इस तरीके से कैसे मार सकता है, उसको भी दर्द होता होगा। इन लोगों ने इस बारे में कैसे नहीं सोचा। और वो बातें मुझे इतनी ज़्यादा बुरी लगी जिस वजह से वो बातें यहाँ पे वीडियो में मैं नहीं बता सकता। अब यहाँ पे दुष्कर्म होने के बाद इन दोनों को सुनसान सी सड़क पे नग्न अवस्था पे मरने के लिए छोड़ दिया और ये लोग वहां से बस को लेकर भाग गए। अब यहाँ पे गौरव जो था वो जैसे तैसे होश में आया और उसने लोगों की मदद ली और निर्भया को हॉस्पिटल पहुंचाया। और जैसे ही निर्भया को हॉस्पिटल में एडमिट किया, जो डॉक्टर निर्भया को ट्रीट कर रहे थे वो निर्भया की हालत देखकर पूरी तरह से दंग थे। वो भी ये सोच रहे थे कि कोई इंसान कैसे ऐसा कर सकता है। निर्भया के बॉडी के ऊपर काटने के निशान थे। सच में इतनी हैवानियत कैसे कोई कर सकता है। जब ये सारी बातें बाहर मीडिया में आई तब पूरा देश दहल उठा। लोग प्रोटेस्ट करने लगे और रोड पे उतर गए। इस केस को सबसे हाई प्रायोरिटी मानते हुए पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेशन में लग गई। अब यहाँ पे निर्भया की हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने निर्भया को सिंगापुर के एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया, क्योंकि निर्भया की हालत जो थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब थी। अब यह घटना जो वो 16 दिसंबर की रात में घटी थी। पुलिस ने यहाँ पे तुरंत एक्शन लेकर 17 दिसंबर को उन्होंने सबसे पहले एक कल्प्रिट यानी कि एक गुनहगार को अरेस्ट किया, जिसका नाम था राम सिंह। राम सिंह उसी बस का ड्राइवर था जिसमें ये निर्भया के साथ गलत काम हुआ था। राम सिंह का परिवार करीब 20 साल पहले राजस्थान के एक गांव से दिल्ली आया था। राम सिंह के 5 भाई थे और उसमें ये तीसरा था। बचपन में पढ़ने के लिए राम सिंह का स्कूल में दाखिला कराया था, लेकिन यहाँ पे उसने प्राथमिक स्तर की पढ़ाई करके स्कूल यहाँ पे छोड़ दी थी। अब यहाँ पे उसके बाद एक एक करके पुलिस वालों ने बचे हुए 5 क्रिमिनल्स को भी यहाँ पे अरेस्ट किया। यानी कि 6 के 6 क्रिमिनल्स को पुलिस वालों ने 17 तारीख को ही अरेस्ट किया था। निर्भया का दोस्त गौरव, जो कि इस केस का इकलौता चश्मदीद गवाह था, और उसने इन 6 लोगों को पहचाना और उसके बाद शुरू हुआ कोर्ट का ट्रायल, जहाँ पे इन 6 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी मजे की बात तो ये थी कि ये 6 लोगों ने भी इनकार किया कि ये लोग उस वक्त बस के अंदर मौजूद थे। हर कोई अपना अलग रीजन दे रहा था कि वो उस रात उस बस के अंदर मौजूद ही नहीं था। अब हद तो तब हो गई जब इनके वकीलों ने भी इन लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की। इसमें से क्रिमिनल नंबर 1 पवन गुप्ता, जब उसने ये क्राइम किया था तब वो बस 19 साल का था। अब यहाँ पे उसके वकील ने कोर्ट पे ये दावा किया कि जिस रात ये घटना हुई उस दिन पवन गुप्ता जो वो नाबालिग था, तो यहाँ पे उसके खिलाफ जो वो एक अडल्ट का ट्रायल ना करते हुए उसे जुवेनाइल कस्टडी में भेजा जाए। और इस पवन गुप्ता के केस की वजह से ही ये केस पूरे 7 साल तक चलता रहा, जहाँ पे इसके वकील कोर्ट को गुमराह करते रहे पवन गुप्ता को बचाने के लिए। लेकिन आखिरकार कोर्ट ने सारी चीजें रिजेक्ट करते हुए पवन गुप्ता को अडल्ट मानते हुए यहाँ पे उसके खिलाफ भी अडल्ट का मुकदमा चलाया गया। यानी कि इस केस के अंदर पवन गुप्ता को बचाने की पूरी कोशिश की गई। निर्भया का दूसरा गुनहगार, जिसका नाम था अक्षय ठाकुर, उम्र 28 साल, ठाकुर को बिहार के उसी गांव से अरेस्ट किया गया। ठाकुर की शादी हो चुकी थी और उसे एक छोटा बच्चा भी था। अक्षय ठाकुर का दिल्ली में कोई घर नहीं था। वो जिस बस के अंदर काम करता था उसी बस के अंदर वो सोता भी था। अब ये वही शख्स है जिसने निर्भया के साथ गलत काम करने के बाद उसके दोस्त को मारने के बाद बस को जो वो पूरी तरह से साफ किया। यानी कि किसी भी तरह का सबूत जो वो पुलिस वालों को ना मिले, इसलिए बस को पूरी तरह से इसी ने क्लीन किया था। यानी कि सबूत मिटाने का काम जो वो यहाँ पे अक्षय ठाकुर ने किया था। और जैसा कि मैंने कहा था कि निर्भया के शरीर के ऊपर काटने के निशान थे, और ये निशान किसी और ने नहीं बल्कि अक्षय ठाकुर ने दिए थे। अक्षय ठाकुर ही वो शख्स था जिसने निर्भया के साथ जो वो ज्यादा क्रूरता की थी। निर्भया का अगला गुनहगार विनय शर्मा, इसकी उम्र 20 साल, जो कि एक जिम में इंस्ट्रक्टर था और ये उन 5 में से ज्यादा पढ़ा लिखा था, और ये पढ़ाई में भी काफी अच्छा था क्योंकि इसे इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करनी थी, और जिसकी एग्जाम की तैयारी भी ये कर रहा था। इसकी एग्जाम जो वो कुछ दिन पहले ही थी, तभी तक इसने ऐसा काम कर दिया और जिसके चलते वो जेल चला गया।
अब जब वो जेल के अंदर था तब उसने पिटीशन फाइल किया था कि उसे एग्जाम में बैठने दिया जाए, लेकिन उसके इस पिटीशन को जो वो कोर्ट ने खारिज कर दिया। और वैसे भी नहीं चाहिए, इंडियन आर्मी में ऐसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। निर्भया का अगला गुनहगार मुकेश सिंह, इसकी उम्र 26 साल। इन 6 लोगों में सबसे ज्यादा दरिंदा यह आदमी था। इसकी सोच इतनी घटिया थी। दोस्तों, इस शख्स का मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें यह कह रहा था कि लड़कियां अगर रात में 9:30 बजे के बाद अगर बाहर घूमेंगी तो उनके साथ तो ऐसा ही होगा। यानी कि आप सोच सकते हैं कि इस आदमी की मानसिकता कैसी होगी। तो भाई, यहाँ पे लड़कियों की सेफ्टी नाम की भी कोई चीज है कि नहीं? क्या वो सिर्फ घर के अंदर कैद होने के लिए बनी है? क्या वो आजादी से घूम भी नहीं सकती? जब तक ऐसे लोगों की मेंटेलिटी इस दुनिया में है तो यहाँ पे लड़कियां जो वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस आदमी का ये इंटरव्यू सुनने के बाद तो भाई मैं खुद सोच में पड़ गया कि ये आदमी कितना निर्दयी है। इसने जो कुछ किया उसको जरा भी पछतावा नहीं है। अभी इस केस के बचे 2 लोग, जिसमें से एक था नाबालिग, जिसे कोर्ट ने सिर्फ 3 साल की सजा दी और उसे यहाँ पे आजाद कर दिया गया। अब यहाँ पे इस नाबालिग का नाम और उसकी आइडेंटिटी जो वो पूरी तरह से सिक्योर रखी गई है। उसका नाम यहाँ पे बता नहीं सकते। यहाँ पे क्या एक्चुअली में कहीं पे भी उसका नाम मौजूद नहीं है और ना ही उसकी कोई फोटो मौजूद है। अब जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि ये जो नाबालिग लड़का है, इसी ने निर्भया के साथ जो वो 2 बार गलत काम किया था। कि निर्भया के साथ गलत काम करने की शुरुआत जो वो इसी ने पहले की थी। और यही वो शख्स है जिसने निर्भया के साथ एक बहुत ही ज्यादा क्रूर काम किया। और वो क्रूर काम मैं आपको यहाँ पे वीडियो पे बता नहीं सकता। लेकिन क्या करे, ये तो एक बच्चा था, एक छोटा था, इसे पता नहीं था कि वो क्या कर रहा था, जिस वजह से उसे सिर्फ 3 साल की सजा मिली और यहाँ पे आज वो समाज के अंदर जो वो आजादी से घूम रहा है। इसने कुछ ऐसा घिनौना काम किया जिसकी वजह से निर्भया के बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैलने लगा और उसी इन्फेक्शन फैलने की वजह से निर्भया की यहाँ पे मौत हो गई। जहाँ निर्भया की मौत के पीछे जो वो इसी गुनहगार का सबसे बड़ा हाथ था। और ऐसे घिनौने क्राइम करने वाले को सिर्फ 3 साल में आजाद कर दिया गया। जब उसे 3 साल की सजा मिली तब उसके खिलाफ भी बाहर प्रोटेस्ट किया गया। यहाँ पे इस सजा को इनजस्टिस माना गया। निर्भया की मां ने भी यहाँ पे प्रोटेस्ट को शामिल करते हुए उन्होंने इस सजा के खिलाफ जो वो आवाज उठाई थी। अभी इस क्राइम का छठा मुजरिम जिसका नाम था राम सिंह, लेकिन राम सिंह अपनी सजा तक पहुंच नहीं पाया। 11 मार्च 2013 को राम सिंह की लाश जो वो उसके जेल के बैरक में एक खिड़की से लटकी हुई मिली, जहां पे पुलिस वालों का कहना था कि उसने अपने शर्ट के जरिए फांसी लगाकर आत्महत्या की। लेकिन बाहर उसके वकील और उसके फैमिली का कहना था कि राम सिंह को जो वो जेल के अंदर काफी सताया जा रहा था, उसे बार बार मारा पीटा जा रहा था, तो यहाँ पे राम सिंह ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसे मार दिया गया है। लेकिन इस बात पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। बाहर जितने भी लोग थे उन्होंने इसे जस्टिस मानते हुए कहा कि अच्छा हुआ कि राम सिंह जो वो जेल के अंदर मर गया, क्योंकि उसने काम ही कुछ ऐसा किया था। अब राम सिंह के मरने के बाद 4 लोगों के ऊपर जो वो मुकदमा जारी रहता है और यहाँ पे कोर्ट जो वो इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए इन 4 को फांसी की सजा दे दी। अब यहाँ पे निर्भया के 6 गुनहगार थे, जिसमें से एक ने फांसी लगाई, 4 लोगों को गवर्नमेंट ने फांसी दी और जिसमें से एक था उसे 3 साल की सजा देकर उसे आजाद कर दिया गया। अब यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि निर्भया को इंसाफ मिला या नहीं? इसका जवाब जो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अब दोस्तों, यहाँ पे 8 साल के अंदर इस केस के अंदर जो कुछ हुआ वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। 17 दिसंबर 2012 मुख्य आरोपी बस ड्राइवर राम सिंह को जो वो उसके घर से उठा लिया जाता है और उसके ही अगले दिन उसके भाई मुकेश सिंह, जिम इंस्ट्रक्टर विनय शर्मा, फल बेचने वाला पवन गुप्ता और बस में हेल्पर करके काम करने वाला अक्षय ठाकुर और एक 17 वर्षीय नाबालिग को भी गिरफ्तार किया गया। निर्भया के अगले ट्रीटमेंट के लिए उसे सिंगापुर भेज दिया गया था, लेकिन 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर के अस्पताल में जो वो निर्भया ने आखिरी सांस ली। अब यहाँ पे उसके शव को जो वो दिल्ली वापस लाया गया। 11 मार्च 2013 आरोपी राम सिंह की तिहाड़ जेल में संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। पुलिस का कहना है कि उसने आत्महत्या की, लेकिन बचाव पक्ष के वकील और परिजनों का कहना है कि यहाँ पे उसकी हत्या हुई। 31 अगस्त 2013 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को दोषी माना और उसे 3 साल की सजा सुनाते हुए बाल सुधार गृह भेजा। 13 सितंबर 2013 ट्रायल कोर्ट ने 4 बालिग आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाई। 13 मार्च 2014 दिल्ली हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को बरकरार रखा। जून 2014 आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार की याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आने तक फांसी के ऊपर रोक लगा दी। मई 2017 सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और ट्रायल की फांसी की सजा को बरकरार रखा।
जुलाई 2018 सुप्रीम कोर्ट ने 3 दोषियों की पुनर्याचिका को खारिज कर दिया। 6 दिसंबर 2019 केंद्र सरकार ने एक दोषी की दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजी और यहाँ पे राष्ट्रपति ने उस याचिका को नामंजूर करते हुए फांसी को बरकरार रखा। 12 दिसंबर 2019 तिहाड़ जेल प्रशासन ने उत्तर प्रदेश जेल प्रशासन को जल्लाद मुहैया कराने के लिए अनुरोध किया और अंतिम तारीख आती है 20 मार्च 2020, जहां सुबह 5:30 बजे आरोपी मुकेश सिंह, आरोपी विनय शर्मा, आरोपी पवन गुप्ता, आरोपी अक्षय कुमार, इन चारों आरोपियों को सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी जाती है। अब इन चारों को फांसी मिलने के बाद यही कहा जा सकता है कि निर्भया को इंसाफ मिला। क्या आप भी ऐसा सोचते हो? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से 2022 में लगभग 31,526 रेप केस जो वो दर्ज हुए, यानी कि दिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 86 पर डे इतने रेप केस जो वो 2022 में हुए। यानी कि निर्भया के जो गुनहगार थे उनको सजा मिलने के बावजूद भी लोग जो वो यहाँ पे इस केस से कुछ भी नहीं सीखे। आज भी लड़कियां जो वो अकेले रात में घूमने से डरती है। इस केस के बाद जो वो वुमेन सेफ्टी के ऊपर भी बहुत ही बड़ा सवाल उठा, जहां पे इस केस के बाद जो वो कानून में कुछ बदलाव किए गए और नए कानून भी यहाँ पे लाए गए। जहां पे मैंने पहले कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट को भी इसी केस के बाद लाया गया, लेकिन फिर भी वुमेन की सेफ्टी जो वो आज भी सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद इस केस के बाद जो वो जुवेनाइल केस में भी काफी बदलाव किए गए। अगर क्राइम करने वाला नाबालिग है तो पहले उसके क्राइम को देखा जाएगा। अगर क्राइम सीरियस वाला है तो यहाँ पे उसे बहुत ही बड़ी सजा होगी, यानी कि जिस तरीके से उसने क्राइम किया है उसके हिसाब से उसके ऊपर यहाँ पे मुकदमा शुरू होगा। न्यूज मीडिया में निर्भया को भारत की बेटी कहा गया, लेकिन क्या भारत की बेटी को सच में इंसाफ मिला?